तो आज हमारे सामने ये जो नोट्स हैं ये विंडन नाम के एक शहर का नक्शा तो दिखाते हैं, लेकिन ये नक्शा किसी उलझे हुए धागे के गोले जैसा है। इसमें 4 परिवार हैं, नीलसन, काहनवॉल्ड, डॉपलर और टाइडेमैन, और इन सब की तकदीरें एक दूसरे में ऐसी गुंथी हुई हैं कि समझ नहीं आता कौन सा धागा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म। बिल्कुल। तो आज हम जासूस बनकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन नोट्स के मुताबिक हर उलझन की जड़ में एक ही चीज है, टाइम ट्रैवल। चलिए एक धागा पकड़कर इस जाल के अंदर चलते हैं। और ये जो धागा है ना, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये पड़ताल सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि कौन किसका रिश्तेदार है। सही है। ये नोट्स हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। जब समय, जो हमारी दुनिया का सबसे बुनियादी नियम है, वही टूट जाए, तो इंसानी रिश्तों, प्यार और पहचान का क्या होता है? विंडन में समय खुद एक किरदार है, एक जेला है, जो इन 4 परिवारों को एक ऐसे चक्र में कैद रखता है जहां अंत ही शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि इस जेल की दीवारें कितनी मजबूत हैं। ठीक है, तो जासूस की तरह हमें एक सुराग से शुरू करना होगा। नोट्स में सबसे पहले जिस घटना का जिक्र है वो है एक लड़के का गायब होना, मिकेल नीलसन। मिकेल नीलसन। ये नीलसन परिवार का सबसे छोटा बेटा है, उलरिच और कैथरीना का बेटा। ये परिवार बाहर से तो परफेक्ट लगता है, पुलिस वाला पति, स्कूल प्रिंसिपल पत्नी, 3 बच्चे। लेकिन मिकेल का गायब होना पहली दरार है जिससे विंडन का सारा अंधेरा बाहर आने लगता है। बिल्कुल, मिकेल का गायब होना वो पहला पत्थर है जो शांत पानी में फेंका जाता है और लहरें उठने लगती हैं। लेकिन यहाँ कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। क्या? नोट्स के मुताबिक मिकेल कहीं मर नहीं जाता, बल्कि वो समय में पीछे चला जाता है, साल 1986 में। 1986 में? हाँ, और वहां फंस जाता है। सोचिए उस बच्चे के बारे में, एक अनजान समय में अकेला, जहां उसके अपने माँ बाप भी उसे नहीं पहचानते क्योंकि वो खुद उस वक्त किशोर हैं। 1 मिनट, अगर वो 1986 में फंस गया तो उसका क्या हुआ? क्या वो वहीं बड़ा हुआ? नोट्स में तो एक और परिवार का जिक्र है, कहानवॉल्ड परिवार, जिसमें कहानी का हीरो जोनास है, उसकी माँ हाना और उसके पिता माइकल कहानवॉल्ड, जिन्होंने कहानी की शुरुआत में ही आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? यहीं पर वो गांठ पड़ती है जो सबको बांध लेती है। नोट्स में साफ तौर पर लिखा है, 1986 में फंस जाने के बाद मिकेल नीलसन को गोद ले लिया जाता है। अच्छा। वो बड़ा होता है और एक नई पहचान के साथ जीता है। वो अपना नाम बदलकर माइकल कहानवॉल्ड रख लेता है। क्या मतलब जोनास का पिता माइकल असल में मिकेल नीलसन है? हाँ, उलरिच नीलसन का खोया हुआ बेटा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जोनास के पैदा होने के लिए मिकेल का गायब होना और अतीत में फंसना जरूरी था। एग्जैक्टली। तो क्या जोनास का पूरा अस्तित्व ही एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पर टिका है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जोनास का अस्तित्व ही इस कहानी का पहला बड़ा विरोधाभास है। वो एक ऐसी घटना का नतीजा है जो नहीं होनी चाहिए थी, और इससे रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि दिमाग घूम जाता है। जो उलरिच नीलसन जोनास की मां हाना के साथ अफेयर चला रहा है, वो असल में उसका सगा दादा है, और जोनास, जिसे लगता है कि वो इस पूरी पहेली को सुलझाने निकला है, वो खुद उस पहेली का ही एक हिस्सा है। वो समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या का ही एक लक्षण है। और ये उलझन तब और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है जब प्यार की बात आती है। नोट्स में जोनास और मार्था नीलसन की एक प्रेम कहानी का जिक्र है। मार्था मिकेल की बहन है, लेकिन अगर जोनास का पिता माइकल ही मिकेल है, तो फिर जोनास और मार्था का रिश्ता? ओह हाँ, मार्था रिश्ते में जोनास की आंटी लगती है। आंटी? ये सुनने में जितना अजीब है, किरदारों के लिए उतना ही तकलीफदेह है। और यही कहानी का सबसे बड़ा क्रूर मजाक सामने आता है। जोनास और मार्था का प्यार, जो उन्हें इस चक्र से बाहर निकलने की उम्मीद देता है, असल में उसी चक्र का केंद्र बिंदु है। उनकी हर कोशिश उस गांठ को और कस देती है जिसे वो खोलना चाहते हैं। मतलब उनका प्यार उन्हें आजाद नहीं कर रहा, बल्कि और भी ज्यादा एक्ट कर रहा है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही दुखद बात है। ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं, ये नियति और इच्छा के बीच की एक अंतहीन लड़ाई का प्रतीक है। क्या आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं अगर आपकी हर कोशिश पहले से ही उस तकदीर का हिस्सा हो? विंडन में प्यार उम्मीद नहीं, बल्कि एक ट्रैप है, एक फंदा है। अगर नीलसन और काहनवॉल्ड का कनेक्शन समय के एक धोखे पर आधारित है, एक ऐसे विरोधाभास पर जो पहचान और रिश्तों को तोड़ मरोड़ देता है, तो क्या ये इस शहर की सबसे अजीब बात है, या ये तो बस शुरुआत है? ये तो सिर्फ सतह है। अगर ये एक गहरा कुआं है,
तो हम अभी बस उसके किनारे पर खड़े हैं। डॉपलर परिवार की कहानी हमें इस कुएं की गहराई में ले जाती है, जहां समय के नियम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। डॉपलर परिवार, इसमें है पुलिस चीफ शार्लेट, उसके पति पीटर और उनकी 2 बेटियां फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ। हाँ, नोट्स में एलिजाबेथ के नाम पर ठीक वैसा ही निशान लगा है जैसे मिकेल के नाम पर था। यहाँ क्या राज है? नोट्स में एक लाइन लिखी है जो ईमानदारी से कहूं तो मेरे समझ से बाहर है। कौन सी? इसमें लिखा है, शार्लेट अपनी ही बेटी एलिजाबेथ की बेटी है और एलिजाबेथ अपनी ही माँ शार्लेट की माँ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? माँ ही बेटी है और बेटी ही माँ? इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स? हाँ, ये टाइम ट्रैवल की दुनिया का सबसे दिमाग चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है, कोई ऐसी चीज या इंसान जिसका कोई मूल, कोई शुरुआती ना हो, वो हमेशा से अस्तित्व में है, क्योंकि वो खुद को ही जन्म देता है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं? मतलब कोई उदाहरण देकर। जरूर। मान लीजिए आप एक टाइम मशीन बनाते हैं। आपके हाथ में शेक्सपियर का नाटक हैमलेट है। ओके। आप टाइम मशीन से अतीत में जाते हैं, शेक्सपियर से मिलते हैं और उससे ये किताब दे देते हैं। शेक्सपियर उसे बस कॉपी करके अपने नाम से छाप देता है। अब सदियों बाद वही किताब आपके हाथ लगती है जिसे लेकर आप अतीत में गए थे। तो सवाल यह है कि हैमलेट लिखा किसने? किसी ने नहीं? या ये हमेशा से ही था? इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है? बिल्कुल। शार्लेट और एलिजाबेथ का रिश्ता ठीक यही है। वो एक दूसरे की माँ भी हैं और बेटी भी। उनकी कहानी एक बंद घेरा है जिसका कोई शुरुआती बिंदु नहीं है। अगर नील्सन परिवार का पैराडॉक्स ये सवाल खड़ा करता है कि तुम कौन हो, तो डॉपलर परिवार का पैराडॉक्स पूछता है, क्या तुम्हारा कोई वजूद भी है या तुम सिर्फ एक अंतहीन लूप की परछाई हो? ये तो पहचान के संकट से भी ज्यादा गहरा है। ये तो अस्तित्व का ही संकट है। सही बात है। तो हमारे पास ऐसे परिवार हैं जो इस लूप में फंसे हुए हैं, शिकार हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इस खेल को खेल रहा है, जो सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें चौथे परिवार टाइडेमैन परिवार में मिलता है। टाइडेमैन। पहली नजर में ये परिवार थोड़ा सीधा लगता है। रेजिना टाइडेमैन, उसका पति अलेक्जेंडर और बेटा बार्थोस। लेकिन असली खिलाड़ी रेजिना की माँ क्लाउडिया टाइडेमैन है। क्लाउडिया। हाँ, 1986 में वो न्यूक्लियर प्लांट की डायरेक्टर थी और समय के रहस्यों को समझने में लगी रहती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर नील्सन और डॉपलर परिवार इस चक्कर में फंसे हुए हैं, तो टाइडेमैन परिवार, खासकर क्लॉडिया, वो हैं जो इस चक्कर को चलाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल। वो खिलाड़ी हैं, सिर्फ मोहरे नहीं। नोट्स में उसे और जोनास को अक्सर एक दूसरे के विरोधी के तौर पर दिखाया गया है। बिल्कुल। क्लाउडिया एक शतरंज की माहिर खिलाड़ी की तरह है जो समय की बिसात पर चालें चल रही है। वो मानती है कि इस लूप को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसे अपनी मर्जी से मोड़ा जरूर जा सकता है। वो इस कहानी में सिर्फ गोंद नहीं है जो सबको जोड़ती है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत है जो जोनास की तरह ही इस पूरे चक्र पर अपना नियंत्रण चाहती है। वो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल भलाई और बुराई दोनों के लिए किया जा सकता है। तो अब हमारे पास तस्वीर साफ हो रही है। नील्सन और कहानोवाल परिवार जो एक दुखद धोखे में जी रहे हैं। हाँ। डॉपलर परिवार जो एक असंभव अंतहीन लूप का जीता जागता सबूत है, और टाइडेमैन परिवार जो इस खेल के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी अलग अलग धागों को आखिर में कौन सी चीज एक साथ लाकर उस अंतिम गांठ में बांध देती है? नोट्स में से द बिगेस्ट की ट्विस्ट कहा गया है। द ओरिजिन यानी उत्पत्ति। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई पहेली है। ओके। नोट्स के मुताबिक ये एक बच्चा है और इस बच्चे का जन्म जोनास और मार्था के रिश्ते से होता है। वही जोनास और मार्था जिनका रिश्ता नामुमकिन था, जो असल में भतीजा और आंटी हैं। जी हाँ। उन्हीं के रिश्ते से इस पूरी उलझन की जड़ पैदा होती है। हाँ, और ये बच्चा सिर्फ एक किरदार नहीं है, ये एक जिंदा पैराडॉक्स है। ये इस बात का सबूत है कि इस दुनिया की शुरुआत ही एक असंभव, नियम तोड़ने वाले रिश्ते से हुई है। ओह। इसीलिए इस दुनिया में कुछ भी सुलझ नहीं सकता, क्योंकि इसकी बुनियादी एक उलझन है। वो ओरिजिन है, लेकिन उसकी अपनी कोई साफ शुरुआत नहीं है। वो बच्चा ही वो कारण है जिससे ये चारों परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो धागा है जो हर किसी की तकदीर को एक साथ खींचकर उस गांठ को बना देता है जिसे कोई खोल नहीं सकता। तो जोनास और मार्था का प्यार, जिसे वो अपनी सबसे निजी और सच्ची चीज समझते थे, हाँ, असल में वो इस पूरी दुनिया को कैद रखने वाले सिस्टम का फ्यूल है। बिल्कुल।
ये सबसे बड़ा आयरॉनिकल क्वेस्ट है। जिस रिश्ते को प्रकृति और समय के नियमों के खिलाफ माना जाता है, वही रिश्ता इस पूरी दुनिया के ताने बाने को बनाए रखने की वजह है। इन परिवारों को समझना एक उलझे हुए हेडफोन के तार को सुलझाने जैसा है। आप एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरी जगह गांठ और कस जाती है। हर कोई आजाद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी हर हरकत उन्हें और फंसा देती है। तो इन सभी नोट्स को देखने के बाद अगर सार निकालना हो तो ये है कि विंडन में समय एक सीधी नदी की तरह नहीं बल्कि एक बंद झील की तरह है, जिसमें सब कुछ घूम फिरकर वहीं आ जाता है। सही कहा। लोग अपने ही पूर्वज और वंशज बन जाते हैं, प्यार एक ट्रैप बन जाता है और हर कोशिश तकदीर को और मजबूत कर देती है। ये नोट्स हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या हो रहा है, ये उलझे हुए रिश्ते और ये अंतहीन लूप। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं, क्यों? अगर हर घटना पहले से तय है और उस लूप को तोड़ने की हर कोशिश भी उसी लूप का हिस्सा है, तो क्या विंडन मैगीसी के पास सच में आजादी है? या वो सब सिर्फ वो किरदार निभा रहे हैं जो समय ने उनके लिए पहले से ही लिख दिया है? मतलब क्या उनके पास कोई चॉइस है, या वो सब बस कठपुतलियां हैं जिन्हें समय अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? यही सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है जो ये नोट्स उठाते हैं, और ये हमें सोचने के लिए एक और बात देता है। क्या? अगर आपकी हर लड़ाई, आपकी हर बगावत आपको वापस उसी पिंजरे में बंद कर देती है, तो क्या लड़ना छोड़ देना ही आजादी है? या फिर जानते हुए भी कि आप हारेंगे, लड़ते रहना ही इंसान होने का असली मतलब है? शायद विंडन की असली पहेली ये रिश्ते नहीं, बल्कि यही सवाल है।